हेलो बच्चों, फोर्थ लेसन है हमारा मांग का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें हम पहले कंसेप्ट ऑफ डिमांड करेंगे कि मांग क्या है, मांग का अर्थ समझेंगे। तो अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। आमतौर पर हम समझते हैं कि किसी चीज़ के लिए इच्छा होना, उसकी ज़रूरत होना या फिर हम जो डिमांड कर रहे हैं, ये तीनों एक ही शब्द हैं, मांग होते हैं। वास्तव में अर्थशास्त्र में इनके अलग अलग अर्थ हैं। जैसे इच्छा क्या है, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है और उसको खरीदने के लिए हमारे पास धन नहीं है, क्योंकि धन क्या है, सीमित साधन है और वो हमारे पास नहीं है, तो वह केवल इच्छा बनकर रह जाती है जो हमें ज़रूरत थी। और जब उस वस्तु को, जो हमारी इच्छा थी खरीदने की, उसको खरीदने के लिए हमारे पास धन तो है, पैसे हैं हमारे पास, लेकिन अभी हम उस पर खर्च नहीं करना चाहते या कर भी नहीं पाते हैं, किसी और ज़रूरत पर हम उसे खर्च कर रहे हैं, तो उस समय वो इच्छा क्या बन जाएगी, आवश्यकता। और जब इच्छा मांग कब बनेगी, जब हम अपनी आवश्यकता की वस्तु पर खर्च करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, मतलब हम उस धन को खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब वो एक मांग बन जाती है। आगे टॉपिक है मांगी गई मात्रा और मांग में क्या अंतर है। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, अन्य बातें समान रहने पर, ये वर्ड कई बार आएगा, इसको ध्यान से समझना। अन्य बातें समान रहने पर, ये अन्य बातें क्या हैं, निर्धारक तत्व हैं। जैसे उपभोक्ता की आय समान है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो संबंधित वस्तुएं हैं, प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुएं, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी, तो उनकी कीमत भी स्थिर है, भविष्य में कोई बदलाव नहीं होने वाला, उपभोक्ता की रुचि में कोई बदलाव नहीं है। तो यही है अन्य बातें समान रहने पर। किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। और मांग क्या है, अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता एक समय में विभिन्न कीमतों पर, इसमें था निश्चित कीमत पर, एक कीमत पर, चाहे वो 4 रुपये है, 5 है, 10, 15, जितनी भी है, और इसमें अलग अलग कीमतों पर जितनी मात्राएं मांगी गई हैं, उन सभी को मिलाकर हम मांग कहेंगे। नेक्स्ट है, इसको हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड क्या होगी। जैसे एक निश्चित कीमत है, ओ एक्स पर हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं, ओ वाई पर प्राइस दिखा रहे हैं, और 1 रुपये पर जैसे 5 मात्रा मांगी गई, तो ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। और अलग अलग कीमतों पर अलग अलग जो मात्राएं मांगी गई, ये सभी मिलकर क्या हैं, मांग या डिमांड। इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके बाद डेफिनेशन आती है डिमांड की। फर्गुसन ने क्या कहा है, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द consumers are able and willing to buy at each possible price during a given period of a time, other things being equal। जो अन्य बातें हैं वो समान रहने पर क्या होगा, विभिन्न संभव कीमतों पर उपभोक्ता जो मात्राएं खरीदने को तैयार हैं, इच्छुक हैं, वो क्या है, मांग कहलाती है। तो आगे हम करते हैं, मांग अनुसूची क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ये एक टेबल है, तालिका है, जिसके द्वारा हम अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों और उन कीमतों पर खरीदी गई मात्राओं के संबंध को एक तालिका के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग अनुसूची। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर जितनी मात्राएं मांगी गई हैं, उनको जिस तालिका से हम दिखाते हैं, जिस शेड्यूल से हम दिखा रहे हैं, वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा, जिसमें बाज़ार में उपस्थित जो उपभोक्ता हैं, उनके द्वारा किसी एक वस्तु
की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं के जोड़ को दिखाया जाता है तालिका के माध्यम से। उसे हम कहेंगे बाजार मांग अनुसूची। जैसे इस टेबल में हम देख रहे हैं, कीमत है 1 2 3 4। तो ए कंज्यूमर है और बी कंज्यूमर है और मार्केट डिमांड हो गई। ए कंज्यूमर ने 1 रुपये पर 4 वस्तुओं की मांग की और बी ने 5 की। तो इनका जोड़ जो है बाजार मांग कहलाएगा, मार्केट डिमांड। 9 3 ए ने मांगी 2 रुपये पर और बी ने 4। 3 और 4 मिलाकर हुए 7। तो इस तरह से हम इनका जोड़ दिखाएंगे, वो हो गई बाजार मांग। आगे है डिमांड कर्व, मांग वक्र। वक्र क्या है? रेखा चित्र है। तो जब हम अनुसूची को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत कर दें, रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करें, तो वो क्या है? मांग वक्र। तो किसी निश्चित समय में मांग के जो अन्य निर्धारक तत्व हैं उनमें कोई परिवर्तन ना होने पर या फिर अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को जिस रेखा चित्र के द्वारा हम प्रकट करते हैं उसे कहते हैं, उस संबंध को, कीमत और मात्रा के संबंध को जिस रेखा चित्र के द्वारा दिखाएंगे वह क्या है? मांग वक्र है। ये भी 2 प्रकार का है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इनमें भी डिफरेंस बता देंगे कि जिस वक्र के द्वारा हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दिखाते हैं उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहेंगे। और विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा जो डिफरेंट कंज्यूमर्स के द्वारा जो क्वांटिटी डिमांड की गई है डिफरेंट प्राइजेस पर, तो उनके सम को या उनके जोड़ को हम क्या कहेंगे? बाजार मांग वक्र। उनको एक रेखा चित्र के माध्यम से हम दिखाएंगे। जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो एक व्यक्ति के द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो मात्राएं दिखाई गई, जैसे हम यहाँ क्या दिखाएंगे? क्वांटिटी, और यहाँ लेंगे हम प्राइस। तो 1 पर 4 की डिमांड हुई, 2 पर 3 की हुई, तो एक व्यक्ति ने जो डिमांड की थी वो हो गई इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम मार्केट डिमांड कर्व करते हैं। जैसे हमने टेबल में देखा था, ए और बी की अलग अलग डिमांड दिखाएंगे हम पहले, और यहाँ क्या डिनोट करेंगे भी? क्वांटिटी और प्राइस। ए और बी का जो जोड़ है वो हम तीसरे चित्र में दिखाएंगे, जहां हम दिखाएंगे कि मार्केट डिमांड क्या है। तो हमने देखा 1 रुपये पर ए ने तो 4 वस्तुएं मांगी हैं और बी ने 5। 4 और 5 का जोड़ हुआ 9। तो हम इसको 9 तक ले जाएंगे। दूसरी वस्तु की कितनी है टोटल? 2 रुपये पर ए ने तो 2 की डिमांड की है, 3 की, और 2 रुपये पर इसने 4 की। 3 और 4 कितने हुए? 7। तो हम 7 पर इसको मिलाएंगे। थर्ड 3 रुपये पर कितनी हुई? ए ने तो 2 की डिमांड की है और बी ने 3 की। 2 और 3 मिलकर हुए 5। तो हम इसको 5 पर मिलाएंगे। फोर्थ है 4 रुपये कीमत होने पर कितनी हुई? ए ने 1 की डिमांड की और बी ने 2 की। टोटल कितने हुए? 2 और 1 3। तो इस तरह से हम इनको मिला देंगे। यहाँ हम क्वांटिटी लेंगे और यहाँ प्राइस, और इनके जो पॉइंट्स हैं इनको मिलाते हुए ले जाएंगे हम। ये हमारा हो गया डी डी कर्व।
और यहाँ लिख देंगे मार्केट डिमांड कर्व। और यहाँ हम जोड़ भी दिखा सकते हैं, कितना था 1 जमा में 2, यहाँ कितना था 2 जमा में 3, 3 और 4, और यहाँ 4 और 5। तो ये हुआ हमारा मार्केट डिमांड कर्व। आगे डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, मतलब जो वस्तु की मांग है और निर्धारक तत्व हैं उनके बीच का जो रिलेशन है, उनके संबंध को दिखाने के लिए जो हम फलन यूज़ करेंगे वो है मांग फलन। मतलब मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बताएंगे कि किसी वस्तु की मांग किन तत्वों से प्रभावित होती है। एक तो वस्तु की खुद की कीमत है जैसे, या उपभोक्ता की आय कम या अधिक होने से मांग पर जो प्रभाव पड़ेगा, अन्य वस्तुओं की कीमतों में बदलाव होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको भी हम 2 फंक्शंस में डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। व्यक्तिगत मांग फलन, एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए जो मांग है और उस पर विभिन्न तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है और या फिर किन तत्वों पर वो निर्भर करती है, वो हम करेंगे। जैसे DX है, डिमांड ऑफ X कमोडिटी इज़ द फंक्शन ऑफ PX, PR, Y, T एंड E। PX क्या है, प्राइस ऑफ X कमोडिटी या वस्तु की अपनी खुद की कीमत। PR क्या है, रिलेटिव जो गुड्स हैं उनकी कीमत। Y हो गई इनकम, यहाँ हम इनकम के लिए Y या यील्ड बोल सकते हैं, इसको यूज़ करेंगे क्योंकि I तो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है और इसमें Y हमारी इनकम के लिए यूज़ होगी इकोनॉमिक्स में। T फॉर टेस्ट या रुचि कह सकते हैं। E का मतलब है एक्सपेक्टेशंस, जो संभावनाएं हैं। रुचि क्या है उपभोक्ता की और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, इनका प्रभाव पड़ता है डिमांड ऑफ X पर। तो वस्तु की खुद की कीमत कम या अधिक होने से डिमांड भी कम या अधिक होगी। कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी और कीमत अधिक होगी तो मांग कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स में हम 2 तरह की वस्तुएं करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। जो वस्तु हम एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग कर सकते हैं वो प्रतिस्थापन है। जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, टूथपेस्ट हैं, तो कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिस्किट हैं। एक के स्थान पर दूसरी उसी मिलती जुलती क्वालिटी का प्रयोग करें। पूरक वस्तुएं क्या हैं, जो मिलकर किसी वस्तु की डिमांड जो है पूरी करते हैं। जैसे दूध, चाय मिलकर ही चाय बनेगी, या फिर कार में पेट्रोल या डीजल हम डालें, इंक जो है हम पेन में यूज़ करें, ये क्या है पूरक वस्तुएं। तो उनका एक की कीमत के कम या अधिक होने पर दूसरी पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्थापन में तो ऐसा होता है कि एक की कीमत बढ़ गई तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। जैसे चाय के रेट अधिक हो जाएं तो कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी। और इसमें कैसे, अगर कार की कीमत बढ़ जाए तो कारें आगे और कम खरीदी जाएंगी तो पेट्रोल या डीजल की डिमांड कम हो जाएगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय का भी प्रभाव पड़ता है। आय अधिक होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, आय कम होगी तो कम डिमांड करेगा। इसी तरह से रुचि उसकी किसी चीज़ में ज़्यादा हो गई है या किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है वो, तो उसको ज़्यादा खरीदेगा। और संभावनाएं, मतलब भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, अगर उसे लगता है कि भविष्य में कीमतें इस चीज़ की बहुत बढ़ने वाली हैं तो वर्तमान में उस चीज़ को वो ज़्यादा खरीदेगा। और ये लग रहा है कि आगे कम होने वाली कीमतें, तो अब कम खरीदेगा और भविष्य में उनको ज़्यादा खरीदेगा। मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या है, यही पॉइंट्स हमारे जो हमने व्यक्तिगत में पढ़े ये भी हैं, और साथ में हम करेंगे NGS और YR। तो इसमें क्या होगा, जैसे पॉपुलेशन है उसके लिए नंबर ऑफ पीपल कह लो, वही चीज़ है।
आबादी अगर ज़्यादा होगी तो किसी वस्तु को ज़्यादा खरीदने वाले होंगे तो मांग बढ़ेगी। और गवर्नमेंट की पॉलिसी मतलब सरकार की नीतियाँ क्या हैं, टैक्स से संबंधित इसमें बातें आएंगी कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ की डिमांड में कमी लाना चाहती है तो वो जिस वस्तु की डिमांड ज़्यादा है उस वस्तु पर ही टैक्स लगा दें। उत्पादक जहाँ तैयार कर रहे हैं तो वो महंगी हो जाएगी वस्तु, जिसके कारण जो उपभोक्ता हैं उसको नहीं खरीदेंगे। तो सरकार की ये जो पॉलिसी है, क्लाइमेट एंड सीज़न का भी प्रभाव पड़ता है, जलवायु और मौसम कि जैसे हम सर्दियों में सर्दी के कपड़े ज़्यादा लेते हैं, गर्मियों में गर्मी के, वर्षा के दिनों में वर्षा के, तो इस तरह से जलवायु और मौसम का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब गर्मियाँ शुरू होंगी तो अब एसी का प्रयोग ज़्यादा होगा, कूलर वगैरह की डिमांड ज़्यादा होगी। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण जैसा होगा, जैसे इसमें गरीब और अमीर के अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे कि आय का वितरण कैसा है, तो उसका भी डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है।